नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आप बहुत लंबे समय से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हायर एजुकेशन दुनिया में बिहार के उच्च शिक्षा रिलेटेड, बिहार में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया संबंधित कि क्या चल रहा है, इसके संबंधित कोई लेटेस्ट अपडेट आपको निकल के नहीं आ रहा था। लेकिन ये सेगमेंट बहुत ख़ास है, मैं आपको इस सेगमेंट में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूँ। और ये वीडियो आने वाले अपकमिंग जितने भी विषय के साक्षात्कार होंगे, चाहे हिस्ट्री होंगे, पॉलिटिकल साइंस होंगे, इकोनॉमिक्स होंगे, अभी लेटेस्ट में अपडेट ये है कि साहित्य के इंटरव्यू के लिए यहाँ पे देखिए सूची प्रकाशित कर दी गई है। साहित्य की भी इंटरव्यू होने वाली है, शायद अगले मंथ 8 तारीख को है। तो साहित्य के इंटरव्यू या फिर एनवायरमेंटल साइंस या फिर अन्य-अन्य जितने भी विषय के साक्षात्कार होने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत खास होगा। इसके बाद संग ही संग मैथिली विषय के बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका बार-बार कमेंट आ रहा है कि प्रीवियस विषय में सभी विषय की तो सूची यहाँ पर देखी गई, साहित्य की देखी गई, एनवायरमेंटल साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, बट मैथिली के बारे में यहाँ पे कोई सूचना नज़र नहीं आ रही है। उसका क्या होगा? उसके संबंध में क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं? तो सभी मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन अभी मेरे संग अभी हाल में आदित्य आनंद जी आप जुड़ चुके हैं क्या? मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी राज, आपकी आवाज़ अच्छे से आ रही है। ओके, आप सभी को अवगत करा दूँ, आदित्य आनंद जी जो कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे सदा ही आते रहे हैं, वो लीगल एक्सपर्ट भी हैं, अभी एडवोकेट हैं माननीय हाई कोर्ट पटना में। तो उनके माध्यम से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे मैथिली विषय का क्या लेटेस्ट अपडेट है। लेकिन चूँकि आपको मैं थोड़ा-सा अवगत कराऊँ, अभी हाल में जो साइकोलॉजी की साक्षात्कार हुई है उसमें मुझे भी सौभाग्य से मौका मिला था साक्षात्कार अनुभव हासिल करने का। तो मैं वहाँ पर केवल साक्षात्कार ही नहीं दिया, मेरी कोशिश थी कि सूक्ष्मतम पहलुओं को बारीकी से देखा जाए, तो मैं उन सभी पहलुओं को आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। तो अभी मेरे संग आदित्य आनंद जी जुड़ चुके हैं, जो कि मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस में कैसे क्या रहा उसमें मेरा सहयोग करेंगे। आदित्य आनंद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चलिए फिर मेरी साक्षात्कार कैसे क्या रही, आप इसके रिगार्डिंग आप मेरा इंटरव्यू प्रोसेस अपने लेवल पे शुरू कर सकते हैं। जी राज, जैसे अभी आपने अपने व्यूअर्स को बताया कि आपको जो एडिशनल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू साइकोलॉजी सब्जेक्ट में हुआ है 28 मई को, और आपको भी उसमें शामिल होने का मौका मिला। तो राज, मेरा जो सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, कैसा अनुभव था? बहुत अच्छा अनुभव था, नो डाउट और रियली मैं भी डरा हुआ था। व्यक्ति कितना भी प्रिपेयर रहे, साक्षात्कार एक ऐसी चीज़ होती है ना जो इनर व्यू से सबसे ही बना है। इंटरव्यू इनर व्यू, आपके अंदर के व्यू को देखने का प्रयास करते हैं और कितना भी अच्छी तैयारी रहे लेकिन एक मन में डर तो रहता है। लेकिन नो डाउट आज मैं साक्षात्कार देने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात्कार नाम का ये जो डर है ना, वास्तव में बिल्कुल ही निकाल के वहाँ पे जाना चाहिए। और बहुत अच्छा अनुभव रहा। लेकिन आगे बढ़ूँ इससे पहले ये कहूँ कि अनुभव अच्छा रहा है इसका तात्पर्य कतई आप रिज़ल्ट से मेरी बातों को एनालाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी अवगत हैं इस वैकेंसी प्रक्रिया में अमूमन किनका रिज़ल्ट आ रहा है जिनका एपीआई स्कोर अधिक होगा, राइट? एपीआई स्कोर क्योंकि यहाँ पे नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपके पास एपीआई कितना है वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि एक्सपीरियंस है और आपके पास अगर रिसर्च पेपर सभी पाँचों हैं, पीएचडी हैं, नेट हैं, जेआरएफ हैं, तो ऑलरेडी आप एपीआई इंडेक्स में एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इतना ऊपर रहेंगे कि शायद आपके नॉलेज थोड़ी कम रहे, साक्षात्कार में बिल्कुल ही कम नंबर आए, इसके बावजूद आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ या अभी मैं जो बोलूँगा, उससे आप यह बिल्कुल नहीं मेरा एनालाइज़ करेंगे कि मेरी रिजल्ट आने वाली है या नहीं आने वाली है। क्योंकि मैं जैसा कि बताया कि यहाँ पे नॉलेज के बेसिस पे रिजल्ट को आप ना देखें, ना आके यहाँ पे एपीआई बहुत महत्वपूर्ण रखता है बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि संभवतः ये वीडियो आप जब सुनेंगे हो सकता है कि आज ही शाम तक साइकोलॉजी की रिजल्ट भी देखने को मिले क्योंकि प्रबल संभावना है कि साइकोलॉजी की रिजल्ट आज ही शायद देखने को मिल सकती है। और इसी तरह फिलॉसफी की भी जल्द ही देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप इस आधार पे एनालाइज़ ना करें कि इन्होंने तो बोला तो बहुत अच्छा गया वगैरह-वगैरह लेकिन इनका रिजल्ट नहीं आया। और मैं अभी बता रहा हूँ कि आदित्य जी रिजल्ट आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना आदित्य सर? जी जी राज। हाँ, अभी आप भी जान रहे हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस में लगभग 98 लोगों को इंटरव्यू कॉल आया था। और मेरा अपना मानना है वहाँ पे लगभग मैं बहुतों से मिला और सभी से एनालाइज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगता है पहली बात कि यहाँ पे बहुत रेयरर ऑफ द रेयर केस में 2-3 लोग का भी रिज़ल्ट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो रिज़र्व लोगों को बुलाया गया, जो इधर विद सीटें बढ़ने के बाद। एक्चुअल में देखिए ये तो इसलिए बुलाया गया ना कि क्योंकि कोर्ट की अवमानना ना हो।
नहीं तो ऑलरेडी उनके पास तो कैंडिडेट थे वेटिंग लिस्ट में, उनसे वो रिजल्ट निकाल सकते थे क्योंकि प्रत्येक सीट पर उन्होंने 3 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया है। और अभी वो जो इंटरव्यू बुलाए हैं इंटरव्यू के लिए, वो तो कट ऑफ नीचे करके बुलाए हैं। तो उससे कि हाई लेवल के अभ्यर्थी तो ऑलरेडी उनके पास हैं। हाँ, जनरल कैटेगरी में ज़रूर कट ऑफ डाउन नहीं हुआ है, चूँकि अभी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जो कट ऑफ मार्क्स होगा, उस पर अगर आप 3 गुना के अधिक भी कैंडिडेट हैं, तो आपको सबको बुलाना होगा। तो उसके तहत इन्होंने जनरल कैटेगरी में कट ऑफ डाउन नहीं किया, लेकिन जनरल कैटेगरी में भी 54 लोगों का इंटरव्यू कॉल आया था और लगभग 54 लोगों को बीसी कैटेगरी में इंटरव्यू कॉल आया था, यानी 98 लोगों को टोटल बुलाया गया था। बीसी कैटेगरी में आदित्य सर 54 में से मुझे कतई नहीं लगता है कि किसी भी एक का होने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रीवियस कट ऑफ था 68 था और अभी जो जितने भी लोगों को बुलाया गया वो 68 से बिलो वाले हैं। और मुझे जहाँ तक संभावना है कि वीसी कैटेगरी में जो सिलेक्शन का स्कोर होगा, जो एपीआई इंडेक्स होगा, उनकी कम से कम एपीआई 76 होनी चाहिए बीसी कैटेगरी में चयन होने के लिए। मेरा अपना सेल्फ कैलकुलेशन है। इसलिए अगर 76 से नीचे है तो बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है कि शायद उनका बीसी में सिलेक्शन होगा। इसलिए बीसी कैटेगरी वाले पहली बात तो उम्मीद ना रखें जो इंटरव्यू देने गए थे, चाहे जैसा भी इंटरव्यू रहा। मैं अपने इंटरव्यू प्रोसेस पे भी आऊँगा आदित्य जी कि मेरा कैसा साक्षात्कार रहा। लेकिन जी। संग-संग जो व्यूअर हैं उनकी बहुत सारी चीज़ों में जानने की उत्सुकता होती है कि एक जी, एक बात है राज, जैसे जो मैं लोगों के बीच क्लियर कर दूँ, कि जैसे जो कभी-कभी क्या होता है कि इंटरव्यू प्रोसेस जब चलता है, जैसे हमने हिंदी में देखा था आरटीआई के द्वारा कि उसमें मार्क्स अच्छे खासे दिए जा रहे थे। 15 में 12, 13, 14 मार्क्स भी लोगों को मिले हैं, ठीक है। हमारे जानने वालों में कई लोग प्रोफ़ेसर बने। लेकिन हो सकता है कभी-कभी क्या होता है कि मार्क्स कम भी दिए जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आदित्य जी आपकी कट आवाज़ भी नीचे आने की संभावना होती है। जी, जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई। हाँ। आपने आखिर में क्या कहा? मैंने ये बताया कि जैसे कभी-कभी जो रेंज एवरेज मार्किंग होती है इंटरव्यू में, वो मान लीजिए अमूमन थोड़ा कम हो रहा है, जैसे 10 से 11 दिया जा रहा है, तो ओवरऑल कट ऑफ उससे थोड़ा नीचे आ जाता है। तो इसमें कई सारे वो भी कैंडिडेट्स की सेलेक्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है, जो एग्ज़ैक्टली एपीआई के कट ऑफ पे हैं, जो शॉर्टलिस्टिंग कट ऑफ पे हैं, वो लोग हैं। जैसे हिंदी में हमने देखा था जनरल में 81 प्लस 13 मार्क्स 94 कट ऑफ गया था। साइकोलॉजी में हो सकता है क्योंकि सीट्स यहाँ ज़्यादा हैं, तो जो आपकी कैटेगरी का कट ऑफ है उसमें प्लस 11 या प्लस 10 भी कर दें तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ है। अ, लेकिन उस केस में भी जो जो ओवरऑल कट ऑफ हो वो बहुत नीचे नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 76 मार्क्स पे ही लोग सेलेक्ट हो जाएँ इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ के, नहीं, ये नहीं पॉसिबल 76 पे तो नहीं है। बहुत नहीं, असंभव है मुश्किल है। 76 पे, यस। हाँ। तो चलिए, जैसा कि आपने कहा कि कैसा रहा तो मैंने तो बताया और उम्मीद करता हूँ आपका अगला प्रश्न क्या होगा मेरे तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ र व्यू से? राज आपने तो ये ख़ैर बताया कि सिलेक्शन और किसकी सिलेक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती है। बिल्कुल। राज मैं चाहूँगा कि आप अपने व्यूअर से इंटरव्यू एक्सपीरियंस का अनुभव बताएँ। आप बोर्ड में कैसे गए? क्या सवाल आपसे पूछा गया? आपने किस तरह से टैकल किया सारे सवालों को? और जो भी आपके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करें। ओके। देखिए सबसे पहली बात तो आप जब वहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हैं, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ, इसे केवल आप मनोविज्ञान से जोड़ के नहीं देखेंगे। यह जो मेरी अनुभव है, उम्मीद करता हूँ कि यह सभी पर ऐसा है मेरा बताने का प्रयास कि आप सभी इससे लाभान्वित हो, चाहे जो भी भविष्य में इंटरव्यू देने जा रहे हों। तो पहली बात कि जब मैं साक्षात्कार के लिए गया तो वहाँ पर बाहर वेट करना पड़ा थोड़ा क्योंकि फर्स्ट सिटिंग में नहीं मेरी सेकंड सिटिंग में साक्षात्कार थी। और जब वेट करने के बाद उधर से गार्ड के द्वारा कहा गया कि नहीं चलिए आप एंटर कर सकते हैं तो फिर हम जितने भी लोग वहाँ पे थे सबने एंटर किया अंदर रूम में। पूरे साक्षात्कार के दरमियान आपको 4 जगह पर आपको रोका जाएगा, 4 जगह पर आपकी उसको कहिए कि आपको वहाँ पे आपसे वार्ता की जाएगी या फिर 4 जगह पे आपको क्या-क्या बैरियर है मैं वो बताते चल रहा हूँ। पहला जो है कि आप पहले भी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे एक्सपीरियंस कई लोगों का सुन चुके हैं। आपको सभी द्वारा ये बताया जाता है कि देखिए वहाँ पे एक सूची टंगी होती है, उसी सूची के अकॉर्डिंग आपकी छाया प्रति वहाँ पे इंक्लूड करनी होती है। आपको जितने भी वहाँ पे फॉर्म भरते समय आपने आवेदन लगाया था, उन सभी की 2 प्रति और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लीजिएगा, 1 आधार कार्ड ले लीजिएगा। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, राइट? आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी पे और जितने भी आप छाया प्रति लगाएँ, उन सब पे सिग्नेचर कर लीजिएगा। ये सभी ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है।
और संग-संग ये देखिए, यही सीरीज़ है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज़ करके आप इन सभी को देख सकते हैं कि क्या-क्या सीरियल है। इसी सीरियल क्रम में आप वहाँ पे आवेदन लगा दीजिएगा। ठीक है। वैसे देखिए, ये आप आवेदन घर से लगा के जाएँ या वहाँ पे भी चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा बहुत पर्याप्त समय आपके पास होता है आवेदन लगाने के लिए। ठीक है? तो आप लेकिन चाहें तो जितने का टू ज़ेरॉक्स करा लिए हैं तो उसको घर से ही लगा के जाएँ, क्या ही करना है? और सब पे अपना सिग्नेचर कर लें। ये सब चीज़ जब आप कर लेते हैं, आपको मैंने एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूँ, सबकी 2-2 कॉपी ले जानी है। वैसे आपको जो इंटरव्यू कॉल लेटर मिलेगा, उस पर भी ये सब चीज़ें अंकित रहेंगी कि आपको 2-2 कॉल लेटर ले जाना है, 2-2 चीज़ें ले जानी है, सभी की ज़ेरॉक्स कॉपी। जो आपका कॉल लेटर मिला है, वो भी ले जाना है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं इसमें बोलते समय एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के इंटरव्यू देने वाले हैं, उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड गुम हो गया है। तो वो लोग कह रहे थे कि सर, मेरा तो यूज़र आईडी और पासवर्ड है ही नहीं, मुझे कॉल लेटर कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे आयोग की वेबसाइट पे जब आप यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे आपकी कॉल लेटर वहाँ पे उपलब्ध हो जाएँगे। कॉल लेटर एक्चुअल में यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद भी वेबसाइट पे विज़िबल होता ही नहीं है, ठीक है? कॉल लेटर मात्र 2 माध्यम से प्राप्त होते हैं। एक आपको डाकिया के द्वारा प्राप्त होता है और एक जो आपने ईमेल दिया था, उस ईमेल के थ्रू प्राप्त होता है। यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल कर के आप अपना कॉल लेटर नहीं डाउनलोड कर सकते, चूँकि वेबसाइट पे नहीं डाला जाता है। पहले डाला जा रहा होगा संभवतः, लेकिन अभी मैंने लेटेस्ट में तो नहीं देखा कि डाला गया था। तो अपना कॉल लेटर लेकर के उसकी भी 2 कॉपी लेकर के और सभी की 2-2 कॉपी लेकर के सबका अपना सिग्नेचर करके वहाँ पे जाएँगे। इसी सीरियल अनुसार लगा कर के वहाँ पे ऊपर में छेद करके उसको रस्सी से बाँध देंगे। दोनों फ़ोटोकॉपी को जो आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेंगे फर्स्ट पेज पर, जो कि आपका एप्लीकेशन का पेज होगा। आप जो एप्लीकेशन आपने फ़ॉर्म भरा था। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने ये मैंने अभी-अभी कहा कि यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये यूज़र आईडी और पासवर्ड की उन्हें ज़रूरत नहीं होगी जिनके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन होगा। लेकिन जिनके पास आवेदन पत्र ही नहीं होंगे, उनके केस में क्या? येस, तो उनके केस में दिक्कत आएगी। अगर किन्हीं के पास आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी ही नहीं है, जो उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उसकी, तब तो वो दिक्कत आएगी, ज़रूर दिक्कत आएगी। तो ऐसे केस में आपको यही सुझाव है कि फिर आप आयोग से संपर्क करें, ठीक है? नहीं तो यहाँ पे देखिए नीचे में आयोग की ईमेल आईडी वगैरह भी दी गई रहती है। उस ईमेल आईडी से संपर्क करें, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया रहता है, उससे संपर्क करें, नहीं तो आयोग में जा कर के पर्सनली कोशिश करें संपर्क करने की, तभी आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। क्योंकि वो ज़रूरी है, आवेदन पत्र जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो ज़रूरी है, उसकी भी 2 कॉपी लग रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप जब जाएँगे वेरिफ़िकेशन के लिए, तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर ये फ़ोटो ले रखा हूँ। देखिए, ये जो व्यक्ति आपको नज़र आ रहे हैं, यही वहाँ पर स्क्रूटनी के दरमियान सर्वेसर्वा हैं। जो स्क्रूटनी जहाँ पर होती है, वो यहीं पर ये आपको वहाँ पे हेड रहेंगे, जो कि आपको पूरी कैसे-कैसे स्क्रूटनी करना है, आपको पेजिंग करनी है, पेज में रस्सी लगा कर के उसको बाइंडिंग करना है, बाँध देना है, 2 फ़ोटोकॉपी लगाना है। ये सभी आपको दिशा-निर्देश देते हुए बताएँगे और स्क्रूटनी हो जाने के बाद यही आपको दिशा-निर्देश देंगे कि अब आप इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए, अब आपको दूसरे रूम में ले जाया जाएगा। चूँकि स्क्रूटनी के जो कागज़ात आपकी जो देखे जाते हैं, जो आपकी वेरीफ़ाई की जाती है, वो किसी और बिल्डिंग में होता है और आपके साक्षात्कार किसी और बिल्डिंग में होते हैं। ठीक है? तो जब यहाँ पे आपके सारे कागज़ात वगैरह देख लिए जाते हैं, वेरीफ़ाई कर लिए जाते हैं, तब आपको दूसरे बिल्डिंग में ले जाया जाएगा। ओके? ये सभी अभ्यर्थियों के संग कॉमन होगा, चाहे आप हिस्ट्री के हों, पॉलिटिकल के हों, किसी के हों। और वहाँ पर एक चीज़ और मैंने देखा, महसूस किया, आदित्य जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना? जी, जी, बिल्कुल राज। हाँ, जैसे ये एक किसी भी जगह होता है, किसी भी ऑफ़िसेज़ में ये होता है कि बड़े अफ़सर जो हैं एक बड़े ओहदे पे रहते हैं और छोटे लोग छोटे लेवल पे रहते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे जिस तरह से इन लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, सीधे आयोग के अध्यक्ष से भी मैंने देखा कई बार बात करते हुए। और जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ पे वेरीफ़ाई हो रहा था, वहाँ पर आपको वेरीफ़ाई के दरमियान एक बहुत कम ऐज के, टेंडर ऐज के भी लड़के दिखेंगे। टेंडर ऐज तो नहीं, लेकिन हाँ, ग्रेजुएट लेवल के लड़के-लड़कियाँ भी कुछ वहाँ पे दिखेंगे, जो कि वेरीफ़ाई के सेक्शन में वहाँ पे आपको कागज़ पत्तर मेंटेन करते हुए नज़र आएँगे। ठीक है? आप जो इंटरव्यू देने गए हैं, उनसे बहुत कम उम्र की लड़कियाँ नज़र आएँगी, 1-2 लड़कियाँ वहाँ पे आपको नज़र आ सकती हैं, जिनकी उम्र अधिकतम 22, 23, 24 साल की हो सकती है और इसी तरह के उम्र के लगभग लड़के वहाँ नज़र आ सकते हैं। तो ये लोग भी, ये सर जिनको मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपकी वेरिफ़िकेशन हो रही है, यहाँ पे वही लीड करेंगे। तो इनसे भी वो लोग खुल के बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक मैंने देखा
एक पूरी तरह से टीम बॉन्डिंग की तरह वहाँ पे पूरी है। एक टीम लीडर एक जिस प्रकार की टीम होती है, उस प्रकार से ये लोग वर्क कर रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये वहाँ पे सचिव या कोई बड़े ही ओहदे के पदाधिकारी हैं, अशोक सर, वो भी वहाँ पे आपको कई बार देखने को मिल सकते हैं। जहाँ पे आपकी वेरिफ़िकेशन हो रही है, वहाँ पे घूमते-टहलते आपको देखने को मिल सकते हैं। इनसे भी सभी जो कर्मी हैं, उनसे भी घुल-मिल कर के एकदम अच्छे से बात हो रही है। तो मतलब वहाँ पे ऐसा मैंने ये तो देखा कि वहाँ पे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बड़ा अधिकारी बड़े ओहदे पर है, तो वो इस तरह से वर्क नहीं कर रहा। तो ओवरऑल ये एक टीम लीडर की तरह वहाँ पे वर्क हो रहा है, वर्क कल्चर है। वेरिफ़िकेशन के लिए आपको पर्याप्त समय लगभग 2-3 घंटा वेरिफ़िकेशन में लग जाते हैं, ठीक है? वेरिफ़िकेशन जब कंप्लीट हो जाते हैं, तब बारी-बारी करके जैसे-जैसे वहाँ से आदेश आता है, वहाँ से अर्थात जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ से आदेश आता है, यहाँ से ये लोगों को रिलीज़ करते जाते हैं और वो लोग इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को भेजते रहते हैं। वहाँ पे जैसा कि मेरे दरमियान 3 बोर्ड बनाया गया था, लेकिन प्रीवियस में जो साइकोलॉजी के साक्षात्कार में उस समय 6 बोर्ड बनाया गया था। तो समयानुसार अभ्यर्थियों की संख्या के अकॉर्डिंग ये लोग बोर्ड की संख्या घटा-बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी के दरमियान 3 बोर्ड था, जो 28 तारीख को साइकोलॉजी की इंटरव्यू हुई। संभवतः है कि आने वाले समय में 6 बोर्ड देखने को मिल सकता है, 5 बोर्ड देखने को मिल सकता है, तो बोर्ड की संख्या घट-बढ़ सकती है। अभ्यर्थी यहाँ पे वेरीफ़ाई होने के बाद वहाँ पे बोर्ड के सामने बैठेंगे। बोर्ड के सामने ही चेयर लगे होते हैं, वहाँ पे चेयर पे आप बैठते हैं और लेकिन एक चीज़ और, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे 4 प्रोसेस से आपको गुज़रना होता है। पहला प्रोसेस क्या हुआ, यहाँ पे आपके सारे आवेदन की वेरिफ़िकेशन हो गई, आपने जो ज़ेरॉक्स लाया था उसकी वेरिफ़िकेशन और आपके जो मूल प्रमाण पत्र उन सब की वेरिफ़िकेशन होने के बाद आवेदन इन्हीं के पास रह जाएगा। जो आपके जो भी ज़ेरॉक्स वाले 2 कॉपी वाले कागज़ात हैं, सब इन्हीं के पास रह जाएगा जहाँ पे वेरिफ़िकेशन हो रही है। आप 2 कॉल लेटर ले जाएँगे, ठीक है? आपको कॉल लेटर की भी 2 फ़ोटोकॉपी ले जानी है। एक कॉल लेटर तो उसी आवेदन के संगे पिन अप करके रख लेंगे और एक कॉल लेटर पे सिग्नेचर करके आपको भेज देंगे। ओके, ये सिग्नेचर करके भेज देंगे जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। अब वहाँ पे आज आप जाएँगे तो फिर अब दूसरा पड़ाव है। अब वहाँ पे आप कॉल लेटर को देंगे उन्हें, तो उस कॉल लेटर पर फिर से वो सिग्नेचर करेंगे और वो सिग्नेचर करके ऐसा नहीं है कि वो अपने पास रख लेंगे, वो आपको दे देंगे और कहेंगे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको रख सकते हैं। और उस कॉल लेटर के बिहाफ़ पर आपको एक अलग से एक पेज देंगे, जिस पर एक कोडिंग रहती है। और आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे इतनी पारदर्शिता होती है, कि यहाँ पे किसी अभ्यर्थी का नाम वगैरह नहीं पूछा जाता है और ना ही किसी का नाम वहाँ पे आयोग के पास रिवील करना होता है। वहाँ पर कोडिंग सिस्टम होता है, प्रत्येक अभ्यर्थी का कोड के थ्रू वहाँ पे जाता है, हर अभ्यर्थी का कोड होता है और वहीं पर बोर्ड डिसाइड हो जाता है, उसपे बोर्ड नंबर लिखा होता है। उस पत्र पे कि किसका किस बोर्ड में इंटरव्यू होने वाला है। वो लेटर लेकर के आप चले जाएँगे। अब तीसरा पड़ाव क्या है? जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। तीसरे पड़ाव पे आप बोर्ड के सामने बैठेंगे चूँकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड नंबर भी उसपे लिखा होता है लेटर पे। अब बोर्ड नंबर के सामने आप वहाँ पे चेयर पे बैठ जाएँगे। वहाँ पर ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि कोई कौन जाएगा, क्या जाएगा, वहाँ पे कोई भी आगे-पीछे जा सकता है। वैसे अमूमन वहाँ पे जो गार्ड वगैरह रहते हैं, जो बोर्ड के सामने जो गेटकीपर रहते हैं, वो अमूमन सीरियल वाइज़ से भेजते हैं। जैसे-जैसे जो जो जिस अनुक्रम में आया रहता है या जिस अनुक्रम में बैठा रहता है चेयर पे, उसी अनुक्रम में वहाँ पे भेजते हैं। वैसे किसी को जल्दीबाज़ी होती है तो वो आगे-पीछे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई लोगों को एक चीज़ और लगता है कि हमारे जितने भी दस्तावेज़ हैं, जो भी डिटेल्स हैं, वो आयोग में जहाँ पे हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पर भी पैनलिस्ट के पास हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैनलिस्ट के हाथों में तो कुछ रहेगा ही नहीं। जितने भी मेरे बोर्ड में आदित्य जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना? जी राज, आपकी आवाज़ अच्छे से आ रही मेरे बोर्ड में टोटल 4 मेंबर थे। 4 मेंबर है। में जी। एक तो आयोग के जैसा कि आयोग में आप अवगत हैं कि 5 या 6 मेंबर हैं वर्तमान में, तो वही एक मेंबर आयोग के थे जो कि हर एक बोर्ड में कोई एक मेंबर आयोग का उस बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है? अब मैं आपकी सुविधा के लिए देखिए, ये जो देख रहे हैं जो सेकंड नंबर के लोग हैं, जिनका मैं आपको अभी स्क्रीन पे हाइलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये ही मेरे बोर्ड के अध्यक्ष थे। मेरा बोर्ड नंबर 2 में साक्षात्कार पड़ा हुआ था। टोटल मैंने बताया कि बोर्ड 3 बने हुए थे। तो उस मेरे बोर्ड के अध्यक्ष थे। जब मैं बोर्ड में एंटर किया, सबसे पहले तो मैं वहाँ पे बोर्ड के सामने जाके बैठा, थोड़ी देर इंतज़ार किया और जब अभ्यर्थी निकल गया, इसके बाद थोड़ी देर वो लोग शायद आपस में डिस्कस करते होंगे क्योंकि अभ्यर्थी के निकलने के तुरंत बाद ही मुझे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। वहाँ पे लगभग 1 से 2 मिनट का अंदर में आपस में डिस्कस किए होंगे, क्या डिस्कस किए होंगे, ईश्वर जाने।
लेकिन ये डिस्कशन केवल उसी अभ्यर्थी के दरमियान नहीं हो रहा था, वो सभी अभ्यर्थी जो भी साक्षात्कार देके निकलेंगे, उसके लगभग 40 सेकंड, 50 सेकंड या लगभग 1 मिनट तक वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं। शायद नंबर वगैरह देते होंगे, नंबर चढ़ाते होंगे। इसके बाद फिर अंदर से बेल बजती है, घंटी बजती है, तो फिर गेट कीपर दूसरे अभ्यर्थी को भेजता है इंटरव्यू के लिए। वही रवैया मेरे संग भी अपनाया गया। अभ्यर्थी इंटरव्यू दे करके निकला, जो भी इंटरव्यू देने वाला था। इसके बाद लगभग 30, 40, 50 सेकंड तक पॉज़ रहा। इसके बाद फिर अंदर से बेल बजा और फिर गेट कीपर ने मुझे इंटरव्यू के लिए अंदर प्रवेश कराया। जब मैं अंदर प्रवेश किया तो बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, उस बोर्ड के, उन्होंने मुझसे वो कॉल लेटर माँगा। वो कॉल लेटर नहीं जो कॉल लेटर आपको मिला हुआ है, अब वो वाला लेटर माँगा जिस पर आपको कोडिंग की हुई है, ठीक है? अब वो कॉल लेटर जिस पे आपको वेरिफ़िकेशन के समय सिग्नेचर कराया गया था और ये कोडिंग वाला फॉर्मेट देने के दरमियान सिग्नेचर किया गया था। अब वो कॉल लेटर तो आपको व्यर्थ हो गया, वो आपके पॉकेट में है, वो अब उसका कोई मतलब नहीं। अब आप वो जो टोकन वाला लेटर मिला हुआ है, वो आप बोर्ड के सदस्य अध्यक्ष को देंगे। वो शायद मुझे ऐसा लगा कि वो जो कोड किया गया, वो कोड नंबर कहीं मेंशन कर रहे थे, किसी फॉर्मेट पे। वो मेंशन करने के बाद फिर वो टेबल पे उस पेज को रख दिए। इसके बाद मेरी साक्षात्कार शुरू होती है। डर तो पहले मुझे था, तो मेरे घुसते ही इन्होंने कहा कि आप कुछ टेंशनाइज़ लग रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, गर्मी का माहौल है थोड़ा, इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो कहा अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं। इसके बाद बेसिकली मुझसे पीएचडी के बारे में पूछा कि आप वर्तमान समय में कर क्या रहे हैं? ये पूछा गया। वर्तमान समय में कर क्या रहे हैं? और अमूमन लगभग इसी तरह से प्रायः सबसे ऐसा ही पूछा जा रहा था। कुछ लोगों, चूँकि मैं वहाँ पर स्वयं ही केवल इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने जो इंटरव्यू दे चुके थे उन लोगों से भी उनका इंटरव्यू लिया। कैसा आपका साक्षात्कार रहा, किस तरह रहा? लगभग प्रत्येक बोर्ड के लोगों से मैंने पूछा जो इंटरव्यू दे करके निकल रहे थे। तो प्रायः अमूमन इसी तरह सबसे प्रश्न पूछे जा रहे थे। सबसे पहले कि आप क्या कर रहे हैं? और बेसिक सा है कि आखिर इसी तरह से तो पूछा जाएगा। एड्रेस नहीं पूछा जा रहा था कि आप कहाँ से हैं, ठीक है? हाँ, 1-2 अभ्यर्थी ऐसे मिले मुझे जो कि ये बता रहे थे कि मुझसे मेरे एरिया से संबंधित भी प्रश्न पूछा, ठीक है? कि आपकी एरिया की क्या ख्याति है, क्या विशेषता है? तो ऐसा नहीं है, आपसे भी ऐसा चीज़ पूछा जा सकता है, इसलिए अपने एरिया रिलेटेड भी कुछ ख्याति चीज़ें, ख्यातिमान चीज़ें आप देख लेंगे, क्योंकि ऐसा अभ्यर्थियों का कहना था, 1-2 अभ्यर्थी का, कि हाँ, मुझसे एरिया वगैरह के बारे में पूछा गया कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और कहाँ से बिलॉन्ग करने के बाद उनके क्षेत्र की क्या विशेषता है, इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए। लेकिन मुझसे ये चीज़ें नहीं पूछी गई थी। मुझसे सीधे क्या पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं? मैंने बताया कि मैं जो भी अभी वर्तमान में शोध कार्य में संलग्न हूँ और ये सब चीज़ें बताई। फिर उन्होंने मुझसे मेरी पीएचडी टॉपिक के बारे में पूछा। मैंने अपनी पीएचडी टॉपिक के बारे में बताया। इसके बाद फिर उन्होंने मुझसे, जैसा कि अमूमन जितने भी अभ्यर्थी थे, सबसे लगभग इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे, चूँकि मैंने सबसे पूछा था। इसके बाद फिर मुझसे उन्होंने रिसर्च रिलेटेड प्रश्न पूछे, कि आपके आईवी क्या हैं, डीवी क्या हैं? और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपकी पीएचडी की रजिस्ट्रेशन कब हुई है? आपने पीएचडी अभी तक जमा किया, नहीं किया? इस तरह के ये सब प्रश्न थे। फिर जो लेटेस्ट अपडेट था, वो चीज़ मैंने उन्हें अवगत कराया। इसके बाद फिर उन्होंने साइकोलॉजी रिलेटेड पूछा कि साइकोलॉजी की उत ये उत्पन्न उद्भ साइकोलॉजी कब एक तरह से, चूँकि साइकोलॉजी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, साइकोलॉजी एक न्यू सब्जेक्ट है कहा जा सकता है। तो उसके बारे में उन्होंने पूछा कि साइकोलॉजी का उद्भव कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या था? तो इसी तरह आपके सब्जेक्ट रिलेटेड भी बेसिक प्रश्न से शुरुआत की जा सकती है। ठीक है? रिसर्च तो आप कंठस्थ कर ही लेंगे एक-एक चीज़, लेकिन आप सब्जेक्ट की। आज मेरा एक सवाल है, यस, यस, प्लीज़। क्या आपको पढ़ाने के लिए भी वहाँ बोला गया? जैसा हाँ, हमने यस, पुराने मैं बस इंटरव्यूअर्स में अभी देखा अभी है। नेक्स्ट उसी पर आ रहा हूँ। तो ये जी। सब चीज़ें पूछने के बाद पीएचडी वाली चीज़ें और फिर साइकोलॉजी के इतिहास के बारे में, साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछने के बाद मुझसे पढ़ाने के लिए भी कहा गया था। तो मेरी एक सलाह होगी, जैसे कई लोगों से मैं अपने उत्तर को देने के पहले मैं थोड़ा-सा इसका डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। कई लोगों से मैंने ये पूछा था कि आपको क्या पढ़ाने के लिए बोला गया था? सबका कहना था कि हाँ, वो कुछ को पढ़ाने के लिए बोला गया, कुछ से ये कहा गया कि आप किस टॉपिक पे पढ़ाना चाहेंगे। तो जिन्होंने बोला कि मैं इस टॉपिक पे पढ़ाना चाहूँगा या इस क्षेत्र से पढ़ाना चाहूँगा, तो उस टॉपिक को, उस क्षेत्र को ना देकर के इस टॉपिक रिलेटेड टॉपिक उन्होंने अपना दिया। ठीक है? तो आप जितने भी लोग यहाँ पे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनको मेरी ये सलाह होगी कि जब आपसे पढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कहा जाता हो कि आप किस टॉपिक रिलेटेड या किस क्षेत्र में पढ़ाना चाहेंगे, तो आप अपना क्षेत्र बहुत ब्रॉड करके ना बताएँ। अगर आपकी उस क्षेत्र पर पूरी अच्छे से पकड़ है, तब तो ब्रॉड करके बताएँ।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस क्षेत्र में पढ़ाना चाहेंगे, किस जैसे हिस्ट्री का अगर कोई अभ्यर्थी है, हिस्ट्री में 3 तरह के मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। अब पूछा जाएगा कि इतिहास के किस भाग को पढ़ाना चाहेंगे, तो आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री बोल देते तब भी बहुत बड़ा है। अगर आप बोलते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री तब भी बहुत बड़ा है। तो जानबूझ कर के वहाँ पे थोड़ा बेवकूफ़ बनते हुए आप चाहें तो केवल अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन-सी हिस्ट्री पढ़ाना चाहेंगे, तो आप उसको लिमिटेड करके बोल सकते हैं कि सर मैं मुगल काल को पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है? मुगल काल के संप्रदाय को या फिर आप चोल वंश को पढ़ाना चाहूँगा। तो ऐसे करके आप अपने बाउंड्री एरिया को छोटा कर सकते हैं, संक्षिप्त कर सकते हैं। तो वही स्ट्रैटेजी मैंने भी अपनाया, मुझसे भी पूछा गया था कि आप क्या पढ़ाना चाहेंगे साइकोलॉजी में? और तो मैंने बहुत लिमिटेड करते हुए मैंने अ, इसमें एक बहुत लिमिटेड पॉइंट चुना था कि रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन साइकोलॉजी। और फिर उसी में वो उलझ के रह गए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उनको स्कोप नहीं मिला और उसमें मैं बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया और उसी में पूरा इंटरव्यू प्रोसेस से उलझ के रह गया और अच्छा खासा 20-25 मिनट हेल्दी इंटरव्यू चला और फाइनली मैं बहुत सैटिस्फाइड था और बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा नो डाउट। जी आदित्य। धीरज, बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका। और इससे मुझे लगता है कि आपके अनुभव साझा करने से कई लोग, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारे अभी सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू देखने को मिलेंगे, सबको मदद मिलेगी। और अब राज हम दूसरे मतलब दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं इस वीडियो का। कई लोग एक सवाल पूछ रहे हैं मैथिली विषय एक का चीज़ और रिजल्ट का। मैं करना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया था कि 4 जी, बिल्कुल। स्टेजेज़ हैं। तो देखिए तीसरा स्टेजेज़ जब खत्म हो जाता है, तब आपको वो जो कोडिंग वाला लेटर मिला हुआ था, वो लेटर लेकर के जब आप बाहर आते हैं, तो आपको वो गेटकीपर होगा, वो इशारा करेगा कि आप उस काउंटर पे चले जाइए। उस काउंटर पे आप जाते हैं, तो वो कोड वाला लेटर ले लिया जाएगा और वहाँ पे आपसे लिखवाया जाएगा कि आपने जो मूल प्रमाण पत्र यहाँ पर वेरिफ़िकेशन के समय दिया था, वो आपको प्राप्त हो चुका है। ठीक है? तो इस तरह से ये चौथा स्टेज कंप्लीट होता है। ऐसा शायद उन्होंने इसलिए किया होगा कि का कल को भविष्य में ये कोई क्लेम ना कर दे कि मेरा आवेदन वहाँ पे रख लिया गया या वगैरह-वगैरह। तो ये चीज़ें थी। जी। यस आप कुछ कह रहे थे प्लीज़। जी राज, अब वीडियो के अगले सेगमेंट पे चला जाए। कई लोगों का सवाल है, आपको भी कई लोगों ने ये सवाल पूछा होगा कि सर मैथिली सब्जेक्ट का रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश किया जा रहा है, या उसमें क्यों नहीं दोबारा कोई इंटरव्यू हो रहा है। तो राज, जैसा हमें पता है कि मैथिली सब्जेक्ट को 4 अगस्त 2022 का एक ऑर्डर है पटना हाई यस, यस। आदित्य जी आप मेरी आवाज़ लगा सुन दिया गया था। अगर जी यस। राज, बिल्कुल। हाँ। अगर आपके पास वो ऑर्डर की कॉपी है तो आप जरा उसको स्क्रीन पे दिखा दें। बिल्कुल 1 मिनट। जी हाँ, मैथिली विषय के बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा हैं जो ये कह रहे जी, हैं कि मेरे अ, विषय का क्या है, सभी विषय के तो लिस्ट आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये जी, यही जी। वो ऑर्डर की कॉपी है, जिसमें मुख्य रूप से 4 पार्टी आप देख सकते हैं, संतोष कुमार झा जी हैं, श्वेता भारती, निक्की प्रियदर्शनी और सोनू कुमार झा। इन्होंने ये केस किया था जिसकी वजह से शायद ये स्टे लगा हुआ था। जी आदित्य कंटिन्यू प्लीज़। जी, बिल्कुल। तो अब ये जब तक स्टे वेकेट नहीं करवाया जाएगा, तब तक रिज़ल्ट शायद पब्लिश ना हो। अन्य सब्जेक्ट पे भी स्टे लगा था, बट जैसे-जैसे समय बीता, उन सारे सब्जेक्ट का स्टे जो है कोर्ट ने हटा दिया। और मैथिली पे अभी भी जो है, लेकिन जो अभी स्टेटस क्यों है वो ये है कि मैथिली सब्जेक्ट पे हाई कोर्ट का स्टे है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो या तो इंटरवीनर बन सकते हैं इस केस में, या उससे पहले आयोग में जाके मिलें, शिक्षा विभाग में मिलें कि हमारे केस को भी जल्दी डिस्पोज़ कराया जाए। जो भी इश्यू है उसको एक बार रिज़ॉल्व करें। हाँ, आप जैसे देख सकते हैं, हाइलाइट भी हुआ है। शायद 9 जून को डॉक्टर अमलेंदु शेखर पाठक जी ने इंटरवीनर के लिए वकालतनामा फ़ाइल किया था। ठीक है। लेकिन उसके बाद ये केस कभी चढ़ा नहीं। आप राज अगर केस हिस्ट्री दिखाएँ। हाँ, आप देखिए 20 अक्टूबर 2000 बाई 19 अक्टूबर 2022, 20 अक्टूबर 2022 को माफ़ी चाहता हूँ। को आखिरी बार ये केस लिस्ट पे आया था, उसके बाद ये केस कभी लिस्ट पे नहीं आया। तो होता है कभी, ये अब केस मेंशनिंग कराना होगा। तो जो सरकार, क्योंकि इसमें रिस्पोंडेंट है, तो अगर जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, साक्षात्कार दिया है और चिंतित हैं अपने रिजल्ट को लेके, एक बार आयोग में जाके ज़रूर मिलें। और मुझे लगता है कि पॉज़िटिव आपको कुछ आउटकम वहाँ से मिलेगा। जी राज, कंटिन्यू। ओके, तो फाइनली आपका ये कहना है कि जो मैथिली विषय के अभी रिजल्ट प्रकाशन रुके हुए हैं,
इसमें अभ्यर्थी को ही अपने तरफ से स्टेप लेना होगा और स्टेप में स्टेप आपने ये बताया कि कानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा अभी कोई ऐसा लूप होल नहीं नज़र आ रहा है जिससे कि वो उसका लाभ लेकर के वो प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, चूँकि ऑलरेडी इंटरवेनर के रूप में यहाँ पे डॉक्टर अमलेंदु शेखर बने हुए हैं इंटरवेनर, लेकिन इस केस की कभी लिस्टिंग ही नहीं हुई। तो इस वजह से जी, इंटरवेनर जी। तो अभी बने ही हुए हैं लेकिन कभी लिस्टिंग हुई ही नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको यूनाइट होकर के अपनी आवाज़ सरकार के पास, शिक्षा विभाग के पास, आयोग के पास ये चीज़ें पहुँचानी चाहिए, तभी जाकर के कहीं न कहीं उनको अपने विषय के यहाँ पे साक्षात्कार होने को देखने को मिल सकते हैं। आगे जी। बढ़ूँ आदित्य, इससे पहले एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे भविष्य में अभ्यर्थी हैं जिनका ये क्लेम था कि मेरे विषय की बारी कब आएगी, मेरे विषय की बारी कब आएगी। तो आपको ये कहना चाहूँगा, देखिए आयोग अभी बहुत तेज़ी से सभी चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर रहा है, तो आप धैर्य रखें, आप जितने भी विषय हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सबकी बारी-बारी धीरे-धीरे आएगी ही आएगी। और अभी जिनकी औपबंधिक सूची फिलहाल में निकली हुई है, सबसे पहले तो उन पर आयोग का फ़ोकस होगा कि उनके साक्षात्कार जल्द से जल्द लिया जाए और रिजल्ट प्रकाशन भी इसी दरमियान देखने को मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि संभवतः उम्मीद है कि साइकोलॉजी के रिजल्ट आज देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आयोग के द्वारा कंटिन्यू जारी रहेंगी। इस दरमियान कुछ अभ्यर्थी को निराशा भी यहाँ हाथ लग सकती है। बहुत से लोगों का ऐसा होगा जो रिजल्ट प्रकाशन के दरमियान उनका रिजल्ट नहीं होगा। उनके संग मेरी गहरी संवेदना है। आप कि अब क्या ही किया जा सकता है। मैंने शुरू में ही बताया कि यह नियुक्ति प्रक्रिया में विद्वता यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने शायद नहीं रखती। यहाँ पे आपके पास एपीआई स्कोर आपका कितना बन रहा है वो ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए आप अपने आप को कम कम करके ना आके और हताश नहीं होंगे। जिनका अगर चयन नहीं होता है तो आप हौसला बनाए रखें। भविष्य में इस तरह के अन्य भी आपको चांसेस मिलेंगे। अगर आप पीएचडी नहीं हो तो पीएचडी कर लें। नेट वगैरह पे आप फ़ोकस रहें और आपके भविष्य के लिए उज्ज्वल शुभकामनाएँ। जिनका चयन नहीं होगा, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि औपबंधिक सूची में पहली सूची में मेरा नाम था, दूसरी सूची में नाम था, तीसरी सूची में नहीं है। एक्चुअल में पहली और दूसरी सूची अभ्यर्थिता के संबंध में केवल बताई जाती है इन्फॉर्मेशन। पहली और दूसरी सूची से ऐसा कहीं कोई कतई तात्पर्य नहीं है कि आपको इंटरव्यू लिस्ट में नाम आएगा ही आएगा। तो पहली सूची केवल अभ्यर्थिता के संकेतक मात्र है। तीसरी सूची में फाइनली ये डिसाइड होता है कि किनको-किनको इंटरव्यू कॉल आने वाला है। तो इसलिए आप पहली और दूसरी सूची के आधार पे जजमेंटल ना हो कि आपको इंटरव्यू में नाम आ ही जाएगा। तो कुल मिलाकर यही अभी लेटेस्ट अपडेट अपडेट है। आदित्य जी, और कोई चीज़ें छूट रही हैं क्या जो व्यूअर को बतानी है? नहीं, मुझे राज ऐसा नहीं लग रहा, कोई चीज़ छूटी है। ओके, चलिए बाकी एनीवे अगर कोई चीज़ें ऐसी छूटी हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जी। लाइक भी किया करें और इसे अन्य तक शेयर कर दें ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये इंटरव्यू प्रोसेस जो मैंने अभी-अभी बताया, इंटरव्यू की प्रक्रिया, ये मुझे लगता है कि सभी को लाभान्वित होंगी। आप जिस भी विषय के हैं, आप अपने पीएचडी पे मेनली फोकस करें। और एक चीज़ और है, इंटरव्यू का डर पूरी तरह से अपने हृदय से निकाल दें, क्योंकि बहुत ही वहाँ पे पोलाइट माहौल होता है, बहुत हल्का माहौल होता है। ऐसा लगता है कि आपसे चर्चा की जा रही है, केवल वार्ता की जा रही है। इंटरव्यू जैसा ऐसा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है? तो आप बहुत ही लाइटली वे में इसको लें, बहुत ज़्यादा अपने आप को घबराएँ नहीं इससे। आप सब्जेक्ट पे फ़ोकस करें और अपने इंटरव्यू के दरमियान अपने को मास्टर स्किल के रूप में वहाँ पे प्रेज़ेंट करें। आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के जाएँगे, इस वजह से ही आपका साक्षात्कार बेहतर नहीं जाएगा। आपको वहाँ पे प्रेज़ेंट ऑफ माइंड भी अप्लाई करनी होती है। जैसे मैंने आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल बताया कि आपको पढ़ाने के लिए अगर मान लीजिए पूछ दिया गया किस टॉपिक पे पढ़ाना चाहते हैं। अगर आपका या किस एरिया में पढ़ाना चाहते हैं, तो जितना लिमिटेड हो के उनको खुलने का मौका दें। जितना बड़ा बाउंड्री लाइन आप सेट करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी। जितना छोटा एरिया सेट करेंगे, उतनी कम चुनौतियाँ आपके लिए होंगी। तो ये सब स्ट्रैटेजी अपनाएँ। और बाकी तो मैंने जहाँ तक उम्मीद है लगभग सभी बातें बता ही दी हैं। मैंने आपको 4 स्टेजेज़ भी बता दिया है कि इंटरव्यू के दरमियान कौन-कौन से 4 स्टेजेज़ होंगे और कैसे साक्षात्कार होगा। तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि मैंने लगभग आपके समक्ष सभी बातें रख दी हैं। और फिर भी अगर कोई चीज़ें ऐसी दुविधा हो, आपके मन में छूट गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें पूछ सकते हैं। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आप सभी आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, आप भी मुझसे जुड़े और अभ्यर्थियों को लाभान्वित किए। लीगल पहलू को बताएँ, मैथिली विषय संबंधित, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच व्यूअर, थैंक यू।